जी 23 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज उत्तराखंड पीसीएस का जो जनरल स्टडी है उसके लिए हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे ये क्वेश्चन जो ऑनलाइन लाइव क्लास होती है पीसीएस की, उसमें मैं एक बार डिस्कस भी कर चुका हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि उद्देशिका। देखिए स्टूडेंट्स, उद्देशिका क्या होती है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना, वही उद्देशिका है। तो उसके बारे में बताया गया है कि निम्न में क्या सही है। तो कह रहा है पहला इसमें ए कि क्या ये संविधान का भाग है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, पहले इसी पे हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली में 1960 में एक बेरूबारी मामला आया और उसके द्वारा जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना, उसे संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन 1976 में एक नाम आता है केशवानंद भारती। एक नाम आता है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के द्वारा ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार कर लिया गया। संविधान का भाग स्वीकार कर लिया गया। तो देखिए, जैसे संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है और जो प्रेम्बल है इसको संविधान का भाग स्वीकार किया गया, तो इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो यही रीजन था कि एक 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ और इस अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में 3 शब्द भी जोड़े गए थे, जिनमें एक समाजवाद है, समाजवाद यानी सोशलिज्म, एक पंथ निरपेक्ष था, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म, और इंटीग्रेटेड यानी अखंडता जैसे 3 शब्द भी जोड़े गए। तो इसका आंसर जो होगा ये पहला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर चलते हैं कि भारत एक संसदात्मक व्यवस्था यानी वाला देश है। इसका मतलब होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसका ये जो कॉन्सेप्ट है ये भारत ने ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पहला कह रहा है कि प्रस्तावना में संसदात्मक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल गलत है। ये राज्य का प्रधान निर्वाचित होता है, इसका भी इससे कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री संसद का नेता होता है, कोई मतलब नहीं। तो आंसर इसका डी है, नॉन ऑफ दिस, अर्थात इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली में संसदात्मक व्यवस्था जो होती है उसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो विधायिका होती है, विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका स्टूडेंट्स, एक है विधायिका और एक है कार्यपालिका। एक बार फिर देखिए, ये एक दूसरे के समन्वय और समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अब देखिए, विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, सहयोग यानी कोऑपरेशन। यानी यहां पर जो विधायिका होगी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्न में से कौन सा आयोग भारतीय संविधान की उपज है? यानी इनमें से जो कमीशन यहां पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कमीशन ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम ये भी कह सकते हैं, यानी जिसका जो भारतीय संविधान का हिस्सा है। देखिए, वो कह रहा है नेशनल ह्यूमन कमीशन, ये बिल्कुल गलत है। फिर वो कह रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, जो केशनथनम कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1964 में बना था, ये भी नहीं है। नीति कमीशन भी नहीं है, जो 1 जनवरी 2015 में बना। लेकिन देखिए, अनुसूचित जाति आयोग, यही इसका आंसर है। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, ये अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, ये दोनों पहले एक ही होते थे। लेकिन एक 89 अमेंडमेंट हुआ, 89 अमेंडमेंट 2003 में हुआ था और इसके द्वारा इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अगर हम एससी कमीशन की बात करते हैं तो इसकी जो व्यवस्था है आर्टिकल 338 में है। अगर हम एसटी कमीशन की बात करते हैं तो 338A में है। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस के किस अधिवेशन में फंडामेंटल राइट की मांग को दोहराया गया था? स्टूडेंट्स देखिए, जो फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, इनका कॉन्सेप्ट तो हमने यूएसए से लिया था। शुरू में नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट 7 थे, लेकिन
राइट ऑफ प्रॉपर्टी 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जा रही है कि ये जो 4 अधिवेशन दिए हैं इनमें से कौन सा था। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो 1931, चारों को मैं डिस्कस भी कर देता हूं। 1931 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो कराची में हुआ था, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। वल्लभ भाई पटेल ने की थी, पटेल ने की, और इसी में पहली बार फंडामेंटल राइट की मांग की आवाज उठाई गई थी। ये इसका आंसर है। इस अधिवेशन की एक दूसरी विशेषता बताना चाहूंगा मैं, यूपीपीसीएस के अंदर वो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इस अधिवेशन में एक्चुअली में गांधी जी की कार के ऊपर बम भी फेंका गया था और गांधी जी का स्वागत काले झंडों से हुआ था। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं मगर गांधीवाद नहीं। एक्चुअली में लोगों ने गुस्सा क्यों किया था? एक्चुअली में 5 मार्च 1931 में गांधी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते की शर्तों के अनुसार इरविन ने कहा था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। हिंसा से तात्पर्य यहां भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की ओर इशारा किया जा रहा था। तो इसमें गांधी जी उनकी सजा को माफ नहीं करा पाए, तो कुछ लोगों का मानना था कि गांधी जी ने ऐसा जानबूझकर किया था। चलो, इसका यही आंसर है। 1885 में मुंबई अधिवेशन तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। 1986 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है जो कलकत्ता में हुआ और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और लास्ट 1916 लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसे हम कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर ये पेपर लाइव होता तो बहुत क्वेश्चनों स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन उठाता, आपके आंसर भी आते। लेकिन ध्यान रखना है, ये तो सब जानते हैं कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार ने की थी और इसमें कांग्रेस और लीग एक हो गए थे, इसलिए इसे कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहते हैं। लेकिन आपसे इस बार यह भी पूछा जा सकता है कि वो कौन थे जिन्होंने इस अधिवेशन का विरोध किया था, इस अधिवेशन का विरोध किया था। तो ध्यान रखना है, यहां पर एक नाम आता है मदन मोहन मालवीय। उन्होंने इस अधिवेशन मतलब इस समझौते का विरोध किया था। अब हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा द्वारा, क्या पार्लियामेंट द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, फिर संविधान में संशोधन द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निश्चय द्वारा। स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन को बहुत स्पीड के साथ न पढ़ना होता है न करना होता है। यहां पर यह बात की जा रही है निलंबन, यानी उसे हटाने की बात नहीं की जा रही। अगर मौलिक अधिकार को किसी को हटाने की बात आती है तो देखिए, ये राइट पार्लियामेंट को होता है। जैसे 44 अमेंडमेंट के द्वारा राइट ऑफ प्रॉपर्टी को समाप्त किया गया था, यहां निलंबन की बात की जा रही है। और ऐसा तभी किया जा सकता है यदि नेशनल इमरजेंसी लगी हो। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 ये इसका आंसर है। फिर कह रहा है भारतीय संघ में अवशिष्ट यानी रेजिडरी पावर ये किसके पास होती है? स्टूडेंट्स देखिए, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये केंद्र सरकार के पास होती है। एक्चुअली में संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें आपने देखा होगा कि एक संघ सूची है यानी यूनियन लिस्ट, जिसमें 100 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। एक स्टेट लिस्ट है जिसमें 61 विषय हैं और इस पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है। और एक होती है कॉन्क्रीट लिस्ट समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय हैं, इसमें जो दोनों को अधिकार होता है, लेकिन टकराव की स्थिति में यहां सेंटर स्टेट के ऊपर डोमिनेट हो जाता है। एक होती है रेजिडरी पावर अवशिष्ट शक्तियां, जो इसमें इन तीनों में किसी में भी नहीं दी, तो इस पर कानून आदि बनाने का अधिकार जो होता है ये केंद्र सरकार को होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? देखिए, यहां पर सीमाओं में परिवर्तन करने की बात आ रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला भाग है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके 2nd आर्टिकल में ये बात भी की गई है ना। 2nd आर्टिकल में संसद को 2 प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो ऐसी शक्ति है कि विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की शक्ति, और एक ये है दूसरा नया राज्य बनाने की शक्ति या नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति। तो ध्यान रखना है, ये पार्लियामेंट को होती है।
क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो इमरजेंसी लगाई गई थी की घोषणा निम्न में कौन औचित्यपूर्ण नहीं थी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी। ये 1965 है, 65, 1971 और 1975। एक्चुअली में 1965 और 71 में इमरजेंसी इसलिए लगी थी क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन 75 में जो इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी उसका प्रॉपर कोई लॉजिक नहीं था, इसलिए ये विवादित भी रहा। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह क्या थी? देखो क्वेश्चन तो बनाया गया ठीक ही, लेकिन ध्यान रखना प्रेसिडेंट की कौन सी वीटो ये इसमें नहीं लिखा गया है। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको 3 प्रकार की वीटो पावर होती है। एक होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में तो इसे कंप्लीट वीटो भी कहते हैं, इसमें बिल ही समाप्त हो जाता है। एक होती है सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो का मतलब होता है प्रेसिडेंट किसी बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और एक होती है पॉकेट वीटो। तो यहाँ पॉकेट वीटो को इंडिकेट किया जा रहा है। तो देखिए उस समय भारत के पीएम तो राजीव गांधी होते थे और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह होते थे। ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में पोस्ट ऑफिस बिल पर अपनी जेबी वीटो प्रयोग की थी। क्वेश्चन नंबर 10, दल बदल विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियम बना दिया गया था? यानी यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की जा रही है। स्टूडेंट्स, एंटी डिफेक्शन लॉ भारत में ये 1985 में ये अधिनियम बना था 52 अमेंडमेंट के द्वारा, लेकिन लागू प्रॉपर जो हुआ है 1986 में हुआ। लेकिन उससे पहले यदि हम स्टेट की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां ये 1979 में ही अधिनियम बना दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में वोटिंग का अधिकार है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, कंफ्यूज कर देता है। यहां कहा जा रहा है, देखिए यहां पर कि जो लोकसभा के चुनाव होंगे और राज्यसभा के चुनाव होंगे उन दोनों में वोटिंग कौन कर सकता है? देखिए संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। देखिए संसद के निम्न सदन का मतलब होता है लोकसभा के चुने हुए सदस्य। वो लोकसभा के चुनाव में भाग लेंगे, है ना। वो कह रहा है ना निर्वाचित का मतलब जो इलेक्टेड होंगे, लेकिन वहां तो 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड भी होते हैं, तो यहां ये गलत हो जाता है। फिर वो कह रहा है संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट वहां पर 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, वो भी तो इसमें भाग लेते हैं, लेकिन इसलिए ये भी गलत हो जाता है। वो कह रहा है राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेटर के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को। उच्च सदन का मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के सदस्यों को। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, उसमें तो विधानसभा के भी सदस्य लेते हैं, तो यह भी गलत हो जाता है। फिर वो कह रहे हैं राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर आएगा। एक्चुअली में लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा के सदस्य चुनाव में तो ये सब लोग वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो ध्यान रखना राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य। निम्न सदन का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, विधानसभा के सदस्य लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं, लोकसभा के चुनाव में तो ये भी भाग ले सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि राज्यसभा, तो हमेशा याद रखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, और वो कहां से आते हैं? राज्यों की जो लोक विधानसभाएं होती हैं, राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुनकर आते हैं, और विधानसभा को राज्य का निम्न सदन कहते हैं। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग इंपीचमेंट का हिस्सा नहीं है? तो कह रहा है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। इसमें ऐसा कौन सा है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है
इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं और एक 70 अमेंडमेंट हुआ था। 70 अमेंडमेंट 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभाएं, उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया और उनके भी ओनली फॉर इलेक्टेड मेंबर न कि नॉमिनेटेड। ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को मैं भी सोल्व करा रहा हूं। अब बात ये आती है कि भारत के 3 यूटीएस ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। एक दिल्ली है, एक पांडिचेरी और एक जम्मू कश्मीर। अब एक दिन अभी जब मैं पेपर सोल्व करा रहा, कल शाम की एक मेरी लाइव क्लास चल रही थी, उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि सर इस बार तो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की, जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, क्या उसके सदस्य भाग लेंगे? तो ध्यान रखना है, लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य तो भाग लेते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के सदस्य तब तक भाग नहीं लेंगे जब तक कोई अमेंडमेंट नहीं होता। तो इसके लिए अमेंडमेंट का प्रावधान है। तो स्टूडेंट्स, एक होता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है वो उनसे मिलकर बनता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन अब वो कह रहा है कि राष्ट्रपति को हटाने में, यानी ऐसा कौन है जो चुनाव में भाग लेता है लेकिन हटाने में, यानी इंपीचमेंट, महाभियोग। देखिए आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट पर महाभियोग की बात की गई है, तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी विधान सभाएं, ये इलेक्शन में भाग लेती हैं लेकिन हटाने में भाग नहीं लेती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं। वो कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्न में क्या क्या कथित है? अब देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। नो डाउट ये भी ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 2, तो इसका आंसर बी होगा, यानी 1 और 2 दोनों राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक संबंध है? एक्चुअली में स्टूडेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, उसमें 8 शेड्यूल थी। उसमें नंबर ऑफ शेड्यूल की यदि हम बात करते हैं तो वो 8 शेड्यूल थी। फिर एक फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ और उसके द्वारा 9वीं शेड्यूल को जोड़ा गया। फिर क्या हुआ? फिर एक 52 अमेंडमेंट हुआ, 52 अमेंडमेंट, और ये जो 52 अमेंडमेंट था ये 1985 में हुआ था और 86 में ये लागू हुआ था। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल, और इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल की बात की गई है। यहां दल बदल से तात्पर्य यह है कि यदि संविधान, यदि किसी भी दल के 1/3 से कम, किसी भी दल के 1/3 से कम एमपी या एमएलए दल बदलते हैं तो दल बदल के दायरे में आएंगे और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर वो एमपी हैं तो सदस्यता समाप्त राष्ट्रपति करेंगे, और यदि स्टेट के हैं तो एमएलए हैं तो गवर्नर करेंगे। लेकिन अब बात ये आती है, सदन के किसी भी सदस्य, जो सदस्य होते हैं वो 2 तरीके से अयोग्य हो सकते हैं, है ना? 2 तरीके से। तरीके तो वैसे और भी बहुत हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखिए, यदि उसने इलेक्शन से संबंधित कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया या सूचना छिपाई तो ऐसे में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन से परामर्श लेते हैं। और यदि आधार उसका एंटी डिफेक्शन है तो यहां पर प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, वो अध्यक्ष से परामर्श लेते हैं। अध्यक्ष से तात्पर्य होता है यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो स्पीकर से परामर्श लेंगे, और यदि राज्यसभा का है तो ऐसे में चेयरमैन यानी सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति, उससे परामर्श लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं। 15 क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी? यानी देखिए, एक इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1935 लाया गया था, उसमें कौन सी विशेषता नहीं थी, यह ध्यान रखना है। एम ही कह रहा है केंद्र में तथा साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। ये बिल्कुल यहीं पर आपको आंसर मिल गया है, यहीं पे आंसर मिल गया है, यही इसका आंसर है। लेकिन यहां तो मैंने क्लिक कर दिया, एग्जाम में आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। भले ही आंसर ए हो 100%, फिर भी आपको ABCD
जितने विकल्प होते हैं, ध्यान रखिए वे सारे विकल्प आपको पढ़ने होंगे। यदि आप ऐसे नहीं करोगे तो पूरे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे और वो 2-3 क्वेश्चन आपको फाइट से बाहर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली में होता क्या है, कुछ चीजें अनुभव से आती हैं। कई बार चारों विकल्प राइट होते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा राइट कौन सा है चुनना होता है। तो देखिए, अब इसको मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं। द्वैध शासन, डायरकी सिस्टम, डायरकी। तो देखिए, डायरकी सिस्टम यहां 1935 के एक्ट की बात है, इसके संदर्भ में भी मैं बताना चाहूंगा। लेकिन देखिए, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं तो उस मॉडर्न हिस्ट्री में प्लास बक्सर का जब युद्ध शुरू हुआ था 1764 में, उस युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ने, जो लॉर्ड क्लाइव, एक बार फिर देखिए, लॉर्ड क्लाइव प्लासी के युद्ध के समय यही था, लेकिन उसके बाद ये ब्रिटेन चला गया और भारत में पुनः आया। तो 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने उसे समाप्त किया था। अब क्वेश्चन देखिए, ये द्वैध शासन जो होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये एक नाम आता है लियोनस कर्टियस, उसने दिया था। लेकिन यहां एक्ट की बात आती है तो जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन यानी दो लोग शासन करेंगे, ब्रिटिशर्स भी और इंडियंस भी। तो अगर हम 1919 का एक एक्ट है, 1919 का एक्ट है, तो उसके द्वारा द्वैध शासन प्रांतों में शुरू हुआ था। लेकिन यहां बात आती है 1935 की। तो 1935 में ये सेंटर में शुरू हुआ था, प्रांतों में नहीं हुआ था। यहां दोनों की बात कर रहा है, तो यही आंसर है। फिर वो कह रहा है द्विसदनीय विधानमंडल, यानी विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटर। यहां ध्यान रखना है, अगर 1919 के एक्ट की बात करते हैं तो उस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई थी। एक्चुअली में एक 1853 में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी केंद्र में विधान परिषद बनाई गई थी। 1919 में केंद्र में राज्य परिषद बनाई गई थी, तो केंद्र में 2 सदन हो गए थे। लेकिन अगर हम 1935 के एक्ट की बात करते हैं तो भारत के 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, तो ये ठीक है। प्रांतीय स्वायत्ता, नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। यानी 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया था। यही रीजन था कि 1937 में पहली बार भारत के 11 प्रांतों में आम चुनाव भी हुए थे। यानी प्रांत की जो सरकार थी अब यहाँ के लोगों के द्वारा चुनी जानी थी। अखिल भारतीय संघ, ये भी बिल्कुल व्यवस्था थी। एक्चुअली इसमें यह कहा गया था 1935 में कि एक अखिल भारत का निर्माण किया जाएगा। अखिल भारत से तात्पर्य होता है कि पूरी इंडिया को एक किया जाएगा। तो उस समय क्या था स्टूडेंट्स, कुछ ब्रिटिश प्रांत होते थे और देसी रियासतें होती थी, ये उनको मिलाकर होना था। लेकिन इसमें यह भी कह दिया गया कि जो देसी रियासत इसमें शामिल न होना चाहे वो स्वतंत्र रह सकती है, और देसी रियासतों ने इसमें शामिल होना पसंद नहीं किया और सरकार की योजना बेकार साबित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में दिया गया है। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम शेड्यूल फर्स्ट की बात करते हैं तो उसमें इंडिया के स्टेट एंड यूटीएस की बात की गई है। दूसरे में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्तों की बात की गई है। अगर हम तीसरी की बात करते हैं तो उसमें ओथ यानी शपथ की बात की गई है। और चौथी शेड्यूल में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जैसे हम देखते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में, उत्तराखंड से राज्यसभा में 3 लोग जाते हैं, 3 लोग, यानी किस स्टेट से राज्यसभा के कितने सदस्य जाएंगे, तो ये है। ये आईएएस शायद 2006 में या 5 में पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में 4th शेड्यूल की अगर बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, बंटवारे की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के संबंध में कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध की बात करता है। स्टूडेंट्स देखिए, आर्टिकल 51 यही इसका आंसर है, क्योंकि इसमें वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में बात करता है कि राज्य इसका प्रयास करें। आर्टिकल 48A इसमें बिल्कुल भी नहीं करता। 48 में तो यह कहा गया है, 48 में कि राज्य वन और वन्य जीवों की रक्षा करे। फिर वो आर्टिकल 40, इसमें तो देखिए राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करें।
और 37 इसमें कहा गया है कि जो डीपीएस होंगे ये इनफोर्सेबल होंगे अर्थात वाद योग्य नहीं होंगे। तो इसका आंसर ए है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची मैं पहले ही बता चुका हूं, 9th शेड्यूल, जिसमें तमिलनाडु का आरक्षण भी दिया गया है, लैंड रिफॉर्म्स दिए गए हैं। ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जोड़ी गई थी। स्टूडेंट्स देखिए 9वीं अनुसूची की एक विशेषता ये है, बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है इस शेड्यूल को लेकर। एक्चुअली में इसमें जो भी विषय दिए गए हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन 1973 के बाद जो इसमें विषय जोड़े गए उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट गठित की गई थी, डायरेक्ट इसका आंसर दे देता हूं, जवाहरलाल नेहरू है। फिर वो कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधारों का गठन किस आधार पर किया गया था। एक्चुअली में मॉन्टेग्यू और चिम्सफोर्ड, एक इनमें इंडियन वाइसराय है और एक सेक्रेटरी सचिव, तो उनके समय एक कानून बनाया गया था, अधिनियम पारित हुआ था, जिसे मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और ये 1919 में किया गया था। तो इसका आंसर आएगा ये ध्यान रखना है। अब हम लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति को करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जाता है। उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना है, आर्टिकल 63 में दिए भी गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स एक बार क्या हुआ, शायद 2004 की बात है या 3 की, मैं भी एग्जाम देता था उस समय। क्वेश्चन ये पूछा गया कि वाइस प्रेसिडेंट को जो हटाने का प्रोसेस कहां से शुरू होती है, या कुछ ऐसा ही था, हटाने का अधिकार किसको है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक ही क्या हुआ, यूपीपीसीएस का एग्जाम था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट लगता है उसकी शुरुआत किसी भी सदन से की जा सकती है, किसी भी सदन से, और उस सदन के 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तो ध्यान रखना इसमें जो अधिकार होते हैं ये केवल राज्यसभा को होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आंसर तो हो गया इसका डी, अर्थात राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा यदि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए जिसे लोकसभा का समर्थन हो, तब उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी की बात की है मैंने, यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव नहीं लाया जाता, सिंपल से, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 22, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता है, खाद्य एवं कृषि है। नेक्स्ट, तो देखिए यहां कह रहा है जो राज्य के डीपीएस हैं, नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल है। वो कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्संग पर रोक, बिल्कुल गलत आंसर है, ये हो ही नहीं सकता। यानी आर्टिकल 23 में आपने आर्टिकल 23 में वो है ना शोषण, एक्सप्लोटेशन, उसमें आर्टिकल 23 में लिखा है। फिर वो कह रहा है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधि, ये डीपीएस का हिस्सा है और संभवतः आर्टिकल 47 में दिया है। तो देखिए ये नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। यहां मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, एक बार आप भी देख लीजिए, आर्टिकल 46 है या 47, तो इसका आंसर बी हो। अब 24, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। स्टूडेंट्स देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 5 और 6, ये दोनों शेड्यूल ऐसी हैं, अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट करना होगा तो वो सिंपल मेजॉरिटी से होगा। जैसे आर्टिकल आपने सुना होगा 169 विधान परिषदों को बनाना या हटाना होता है। आर्टिकल 2 नए राज्यों को बनाना या नाम और सीमाओं में परिवर्तन करना होता है। 5 और 6 इनमें सब में सिंपल मेजॉरिटी से होता है। तो देखिए शेड्यूल 5 कहती है इसमें एससी और एसटी के प्रशासन की बात करती है, और 6ठी अनुसूची में केवल एसटी के प्रशासन की बात होती है। भारत के 4 राज्य हैं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। तो यहां क्वेश्चन देखिए, यहां केवल अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है, तो इसका आंसर 6 न होकर क्या होगा, 5वां होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में क्या सही है। हाई कमिश्नर की नियुक्ति 1909 में की गई थी, बिल्कुल गलत। एक्चुअली में 1919 का जो अधिनियम था
उसमें वायसराय के कार्यभार को कम करने के लिए एक हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। फिर वो कह रहा है अखिल भारत के निर्माण का विचार 1935 में लाया गया था। नो डाउट, बिल्कुल सही, यही इसका आंसर है। आगे देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को 1935 के में समाप्त किया गया, बिल्कुल गलत। एक्चुअली में स्टूडेंट्स 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था। उस पिट्स इंडिया एक्ट में 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, ये ध्यान रखना है, और उसको 1858 के एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया है। क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, तो ये गलत है। और देखते हैं, इंडियन काउंसिल को 58 में, अरे बिल्कुल बेवकूफ पने की बात की गई है। इंडियन काउंसिल यानी भारतीय परिषद, इसका गठन ही 1858 में हुआ, तो यहां समाप्त की बात की जा रही है, तो ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, फंडामेंटल ड्यूटी के संदर्भ में क्या गलत है? बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, देखोगे तो लगता है कि बहुत ही इजी बेबी क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं कि वास्तविकता क्या है। देखिए, प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, ये रूस से लिए गए हैं। नो डाउट बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन हमें रोंग छांटना है, यहां पर गलत छांटना है। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे। नो डाउट कांग्रेस सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार थी, 42 अमेंडमेंट, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, समिति पर जोड़े गए थे, और इनकी वर्तमान में संख्या 10 है। तो देखिए, आधी बात सही और आधी गलत, तो इसलिए यही इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली में नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी शुरू में कितनी थी? 10 थी, लेकिन एक 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, उसमें आपने सुना भी होगा 6 to 14 ईयर के जो चाइल्ड हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। तो वो एक फंडामेंटल राइट के रूप में आर्टिकल 21 के रूप में आया, और उसी को 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी मानी गई। अब इन दोनों में एक बेसिक अंतर क्या है? शुरू में तो यह है कि वो मौलिक अधिकार है, अगर राज्य में शिक्षा प्राप्त नहीं कराएगा तो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं कोर्ट। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में वहां पर इसका मतलब थोड़ा सा यह है कि जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को स्कूल तक लेकर जाएं। आपको आंसर मिल गया है इसका। अब मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूं। अब बहुत ही रोचक क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। वो कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष यानी एविडेंस निम्न में कहां पाए गए? एक्चुअली में स्टूडेंट्स, एक नाम सुना होगा आपने, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे लोग पागल भी कहते हैं। जैसे एल्फिंस्टन कहता है कि इसमें पागलपन का असर था, एल श्रीवास्तव कहता है कि तो विरोधी तत्वों का मिश्रण था, लेकिन एक ईश्वरी प्रसाद हैं, वो कहते हैं कि सल्तनत का सबसे योग्य शासक था। नो डाउट उसके दोनों पहलू हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जब आप मेंस लिखते हैं, मेंस, तो यहां क्वेश्चन आप सब जानते हैं कि इसे पागल कहते हैं, लेकिन मेंस में अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि सल्तनत के सुल्तानों में सबसे योग्य मोहम्मद बिन तुगलक था, आपको ये लिख के आना है। ऐसे ही कहा जा सकता है जैसे कहते हैं कि औरंगजेब मुगल एम्पायर के पतन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी धार्मिक नीति भी कुछ इस तरीके की थी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि मुगलों में सबसे योग्य शासक औरंगजेब था, तो आपको ये सिद्ध करना होगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, कोई भी करेक्टर आपके सामने आता है, उसकी कुछ निगेटिविटी होती है और एक पॉजिटिविटी होती है। तो अगर पूछता है, योग्यता की बात करता है, तो वहां पर आप उसकी पॉजिटिविटी को शो करेंगे। जैसे मैं एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताऊं आपको, योग्य इसलिए है चूंकि ये सेकुलर था, योग्य इसलिए है कि सर्वाधिक शिक्षित था, योग्य इसलिए है कि सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था, और योग्य इसलिए भी है क्योंकि इसने विदेशों से सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए थे, और योग्य इसलिए भी है क्योंकि इसने योग्यता के आधार पर पदों को भरा था। चलो, योग्य तो है, लेकिन इसकी पॉलिसी जो इसने लागू की थी वो जनता के हित में थी, लेकिन फिर भी सब फ्लॉप होने का रीजन ये था चूंकि ये शिक्षित होने के कारण समय से आगे था और लोग इसकी पॉलिसी को समझ नहीं पाए। इसके साथ साथ इसने उनका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया और लोगों को ऊपर थोपने का प्रयास किया, लोगों का सहयोग नहीं मिला और विद्रोह होने लगे। देखिए 1451 में सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, वहां पर एक जगह का नाम थट्टा है, उस थट्टा के विद्रोह को दबाते समय इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, जब इसके समय विद्रोह हो रहे थे
तो दो राज्यों ने सल्तनत से अपना संबंध तोड़ लिया, और वे दो कौन कौन हैं मैं बता देना चाहूंगा यहाँ पर। एक्चुअली में 1337 में एक विजयनगर है, और एक 36 है, और एक 1347 में बहमनी साम्राज्य है। तो ये साउथ में था और ये महाराष्ट्र में। तो ये विजयनगर पूछ रहा है, तो जो यहाँ पर एक जगह का नाम है हम्पी, ये हम्पी के खंडरों पर इस्टेब्लिश हुआ था। ध्यान रखना है। मौर्य काल में सीता क्या है? अरे सीता कुछ नहीं, राजकीय भूमि से प्राप्त कर है। मैं बता देना चाहूंगा, मौर्य काल में राज्य की आय के कई साधन थे। खनन से भी आती है, वनों से आय आती है, व्यापार से आय आती है, उद्योगों से आती है, लेकिन भूराजस्व से भी आय प्राप्त होती थी। तो वहां पर दो प्रकार की भूमि थी। एक सरकारी भूमि है जिस पर दास, कैदी आदि लोग खेती करते थे। एक लोगों की अपनी निजी भूमि होती थी। तो जो सरकारी भूमि थी उससे जो टैक्स आता था उसे हम सीता कहते थे, और जो लोगों की अपनी निजी भूमि थी उससे जो टैक्स आता था उसे भाग कहते थे। भाग कहते थे। और जो दोनों से टैक्स कलेक्ट करता था उसे सीताध्यक्ष कहते थे। तो देखिए, सरकारी भूमि से जो आय प्राप्त होती है उसी को हम सीता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। हॉस्पिटल, अस्पताल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से किस राज्य में है? एक्चुअली में स्टूडेंट्स देखिए, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनाया था। याद कीजिए, जब कन्नौज में आयुध वंश के दो भाइयों का शासन था, चक्रायुध और इंद्रायुध, दोनों ही अयोग्य थे, तो उस समय भारत में तीन विशाल शक्तियों का उदय हुआ था। वेस्ट गुजरात और राजस्थान की जो बेल्ट है वहां पर गुर्जर प्रतिहार आए थे, बंगाल में पाल आए थे, और साउथ में राष्ट्रकूट आए थे। इन तीनों के बीच एक त्रिकोणीय संघर्ष भी हुआ था, और त्रिकोणीय संघर्ष में पहला पाल शासक धर्मपाल था, जिसने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था, और इस धर्मपाल ने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाया था। बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना। अब किस राज्य में? प्रॉपर है तो बंगाल में, लेकिन बंगाल इसमें दिया नहीं, तो अब इसका आंसर होगा बिहार, उसी बॉर्डर पे है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, गुप्त काल में वारामिहिर। बस यहीं पर रुक जाते हैं। देखिए, गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इन नवरत्नों में आपने नाम सुना होगा, वारामिहिर, कालिदास, बेताल भट्ट, शंकु, घटकप्रर, भारूची, अमर सिंह, है ना, आर्यभट्ट भी रहता है। तो देखिए, ये जो वारामिहिर है, इसने पूर्व पीठिका और पंच सिद्धांति का एक पुस्तक लिखी थी। धन्वंतरी भी वहां पर एक नाम आता है। क्वेश्चन पूछता है कि नवरत्नों में धन्वंतरी क्या था, तो वो राजवेद था। अगर वारामिहिर की बात करते हैं तो ये खगोल शास्त्री है, एस्ट्रोलॉजिस्ट, ये इसका आंसर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक मैचिंग के लिए क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली में अगर हम बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं तो उसका जो फाउंडर था अलाउद्दीन मुजफ्फर बहमन शाह था, जिसे द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। वो फाउंडर था। बहमनी साम्राज्य अपनी अच्छी ताकत की स्थिति में है, लेकिन कालांतर में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा था, और वो 5 ये दिए गए हैं। मैं यहां अलग से लिख देता हूं, जिनमें एक बीजापुर है, बीजापुर, गोलकुंडा, एक आता है अहमदनगर, जो इसमें नहीं दिया गया है, अहमदनगर, एक बीदर आता है, और एक बरार आता है, बरार। स्टूडेंट्स, आईएएस प्री में तो बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पूछता है कि यहां इन कौन कौन से शासक थे, या जिन्होंने इनको स्थापित किया था, या कौन कौन सी डायनेस्टी थी यहां पर। तो बीजापुर में एक आदिल शाह होते थे, तो इस आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। गोलकुंडा में कुतुब शाह। अहमदनगर में निजाम शाह। बीदर में बरीद शाह, और बरार में इमाद शाह थे, इमाद शाह। तो अब अपने आप से मैचिंग कर लीजिए। चलो एक मजे की बात बताता हूं यहां पर। विजयनगर का एक शासक था सदाशिव राय, और बहमनी 5 भागों में बट चुका था। तो 1565 में उस समय एक युद्ध हुआ दोनों के बीच, जिसे हम तालीकोटा या राक्षस
तांगड़ी, बनहट्टी, 4 नामों से जानते हैं। इसमें विजयनगर की हार हुई थी। तो एक बार उत्तराखंड वीडियो के एग्जाम में अब से 10 साल पहले क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने भी देखा वो, है ना। वो कहता है कि इसमें से कौन सा राज्य ऐसा था जिसने तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था, तो वो बरार है। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले कि तालीकोटा के युद्ध की योजना किसने बनाई थी, तो तब आंसर ये आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। आदिल शाह। देखिए 1579 में अकबर ने मजहर नामक एक पत्र, अकबर ने क्या किया, 1579 में मजहर की घोषणा की थी, जिसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। तो ये मजहर क्या था? एक्चुअली में मजहर और कुछ नहीं है, इसका मतलब यह था कि अगर धर्म से संबंधित कोई विवाद होता है तो इसमें अंतिम निर्णय जो होगा वो उलेमाओं का नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन सेकुलर होते थे, पक्षपात करते थे मुस्लिमों का। ये अंतिम निर्णय इसमें बादशाह का होगा। इसका मतलब ये है, इंडियन हिस्ट्री आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं, शायद मेरी कोई वीडियो पड़ी होगी अकबर की धार्मिक नीति पर। देखिए इसमें क्या, इसके क्या प्रभाव थे। अकबर को पैगंबर के रूप में बिल्कुल गलत है। अकबर मुस्लिम कानून का मुख्य व्याख्याता घोषित किया गया। मुस्लिम कानून का कह रहे हैं, नो, मुस्लिम कानून का। आप एक बार सोच लीजिए, पैगंबर तो घोषित बिल्कुल भी नहीं किया गया था, मुस्लिम कानून का मुख्य व्याख्याता घोषित हुआ। देखो बिल्कुल ये हो सकता है, बाकी हम एक बार इसे मैच करके भी देख लेंगे। मुस्लिम कानून का, देखिए वो होता तो उलेमा है, लेकिन अगर वो ऐसा कानून है जिससे हिंदू प्रभावित हो रहे हों तो उसमें मुख्य अकबर ही होगा। और यहां विकल्प इस तरीके से 2 3 4 जो देख रहे हैं, 3 4 नहीं है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है। अकबर को विवादग्रस्त विषयों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार था, बिल्कुल ठीक है। इसने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया था, तो बिल्कुल ठीक है, आंसर बी ले आइए। अबुल फजल की मृत्यु इसमें से किस कारण हुई थी? देखिए एक्चुअली में स्टूडेंट्स इसका आंसर शहजादा सलीम है। आपको मैं बताना चाहूंगा, अकबर लगभग 14 वर्ष की आयु में था जब 1556 में बादशाह बना। अकबर तो बन गया क्योंकि हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसका जो बेटा सलीम है, जो जहांगीर नाम से गद्दी पर बैठेगा, उसकी एज 30 साल हो गई है, वो अभी तक बादशाह नहीं बना। उसने अपने पिता के अगेंस्ट इलाहाबाद में दरबार लगाना शुरू कर दिया। अकबर बड़ा दुखी था, तो अकबर ने अबुल फजल को कहा कि जाओ उसे समझा दो। तो जब अबुल फजल समझाने के लिए आया तो शहजादा सलीम को लगा कि अकबर के कान बन रहा है, कान भर रहा है, तो उसने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करा दी। तो इसका आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं, लुम्बिनी बौद्धों के लिए क्यों स्थित है? अरे लुम्बिनी सभी जानते हैं यार, नेपाल में लुम्बिनी है जिसे रुमिनदेई भी कहते हैं, है ना, वहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था। देखिए लुम्बिनी, रुमिनदेई, चूंकि अशोक बौद्ध धर्म का फॉलोअर है, तो अशोक ने वहां पर वहां का टैक्स 1/6 से घटाकर 1/8 भी किया था। अर्थात ये अशोक की इकोनॉमी पॉलिसी को दर्शाता है। तो लेकिन यहां पर इसका आंसर देखिए स्थलीय। अब गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? स्टूडेंट्स देखिए, गुलाम वंश का जो शासक था पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आता है आराम शाह, फिर आता है इल्तुतमिश जिसने पद को वंशानुगत किया था, और पहला सुल्तान भी इल्तुतमिश ही था। फिर आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया आती है, रजिया, फिर बैरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर आता है नसरुद्दीन महमूद, फिर आता है बलवन। और बलवन ने चूंकि ईरानी राजत्व सिद्धांत अपनाया था, तो अपने पोतरों के नाम भी ईरानी रखे थे, कैकुबाद, क्यूमर्स, कैखुसरो और क्यूमर्स। तो देखिए अंतिम जो बलवन के बाद आया कैकुबाद और फिर आया क्यूमर्स। ये 1290 से 90 तक रहा। समाना का एक सूबेदार था जलालुद्दीन खिलजी, उसने इसकी हत्या कर दी और खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो क्यूमर्स है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल में मीर ए बहर। स्टूडेंट्स मीर ए बहर एक्चुअली में क्या होता था, ये जो नेवी होती है ना, नेवी, नौसेना का प्रधान था।
लोधी शासकों में फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी की जो मां है हिंदू थी बेसिकली, सुनारी। मुस्लिम शासक जिसने सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी। एक्चुअल में जो अलाउद्दीन खिलजी है, गद्दी पर बैठते ही इसने दो काम किए थे। विश्व विजेता बनने की घोषणा की थी जिस तरीके से सिकंदर ने की थी, और विश्व विजेता बनने की घोषणा की, और अपने सिकंदर ने की थी तो सिक्कों पर सिकंदर ईसानी भी लिखवाता है, और नया धर्म चलाने की भी घोषणा की थी। लेकिन बाद में एक दिल्ली के कोतवाल होते थे, बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, अलाउल मुल्क के कहने पर अपने दोनों निर्णय त्याग दिए। विश्व विजेता बनने का निर्णय त्याग दिया क्योंकि उसने कहा था कि सुल्तान अभी तो दक्षिण भारत को जीतना शेष है, तुमने दक्षिण भारत भी नहीं जीता है, और देखिए तुम्हारे यहां मंगोलों के आक्रमण भी हो रहे हैं, उससे राजधानी की रक्षा भी करनी है। सबसे ज्यादा 6 मंगोल आक्रमण इसी के समय हुए थे, और तुम्हारे पास अरस्तु जैसा कोई योग्य गुरु या मंत्री भी नहीं है, तो इसने निर्णय त्याग दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी चंगेज खां के अधीन, देखिए इसका आंसर देख ले, अधीन किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण हुआ, तो ये इल्तुतमिश है। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस तरीके से लिखा गया है और विकल्प ये हैं, तो हमारी मजबूरी बन जाती है इल्तुतमिश को टारगेट करना, क्योंकि इल्तुतमिश के समय हुआ था। एक्चुअली में हुआ क्या, जब इल्तुतमिश शासन कर रहा था 1210 से लेकर 36 तक इसने शासन किया, तो ख्वारिज्म का एक राजकुमार था जिसका नाम जलालुद्दीन मांगबरनी था। उसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंधु नदी तक आया, और उसने, मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे शरण नहीं दी थी। अगर उसे शरण देता तो चंगेज खां तब भारत पर आक्रमण करता, लेकिन इल्तुतमिश ने शरण न देकर चंगेज खां के खतरे को टाल दिया। तो यहां पर जो चंगेज खां आ रहा है ना, उसका उद्देश्य भारत पर आक्रमण करना नहीं है, उसका उद्देश्य तो मांगबरनी को गिरफ्तार करना या उसे पराजित करना आदि था। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर का जन्म, चलो सबको पता है, अमरकोट। बहुत बार पीसीएस आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पंजाब में एक जगह का नाम है अमरकोट, और अमरकोट में एक राणा वीरसाल का किला था, उसमें अकबर का जन्म हुआ था। गुलरुखी नाम से सिकंदर लोधी कविता लिखता था। सिकंदर लोधी विद्वान भी है और विद्वानों को संरक्षण भी देता है। देखिए गुलरुखी नाम से कविता लिखता है। तुलुम्बा के 2 विद्वानों को इसने आगरा में आमंत्रित किया था इस्लामिक शिक्षा के लिए, शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला को। यहां पर देखिए इसने काम और भी किया है, इसने संस्कृत के 2 ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। एक का नाम लज्जत ए सिकंदरी है, सिकंदरी, और एक का नाम फरंगे सिकंदरी है, फरंगे सिकंदरी। स्टूडेंट्स यहां क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि इनका संबंध किससे है, तो लज्जत ए सिकंदरी, ये लज्जत का संबंध संगीत से है, और फरंगे का संबंध आयुर्वेद से है। फिर वो कह रहा है, चलो हो गया क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। स्टूडेंट्स मोहम्मद गोरी को भारत में 2 लोगों ने पराजित किया है। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान ने, और एक था गुजरात में चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्यों को सोलंकी भी कहते हैं, और उस शासक का नाम था भीम सेकंड। कुछ किताबों में मूलराज सेकंड भी लिखा गया है, और इसने 1100 में कासहद के मैदान में गोरी को करारी हारती थी। तो ध्यान रखना ये आंसर है। दीवाने अमीर को ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक, और ध्यान रखना है ये एग्रीकल्चर से संबंधित था विभाग। किस सुल्तान ने टोपरा और मेरठ से अशोक के स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किए थे। देखिए अशोक के जो स्तंभ है ना, इनको शिफ्टिंग भी किया गया है, कुछ यहां बता देता हूं। एक दिल्ली सहारनपुर है जिसे सप्तम अभिलेख कहते हैं, दिल्ली सहारनपुर, और सहारनपुर वाले को ही हम टोपरा भी कहते हैं। टोपरा ये सहारनपुर जिले में था और ये मेरठ जिले में था। इन दोनों को फिरोज तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया था। इलाहाबाद कौशाम्बी है, उसे जहांगीर ने किया था। 3 हो गए। जो कौशाम्बी वाला है जिसे हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं,
इलाहाबाद में अकबर के किले में खड़ा है। दो और हैं जो लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अर्राज, ये एट प्रेजेंट उसी स्थिति में बिहार के चंपारण में है। और एक रामपुरवा है जो बिहार रामपुरवा बेतिया डिस्ट्रिक्ट में है। कृष्णदेव राय द्वारा एक पुस्तक अमुत माल्यदम लिखी गई थी और ये ध्यान रखना है ये तेलुगु में है। ये जो कृष्णदेव राय है विद्वान है और विद्वानों को संरक्षण देता है। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के अष्टदिग्गज भी रहते थे। तो इसने 3 पुस्तक लिखी थी तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदम। बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है, तो ये कृष्णदेव राय राइटर हैं और तेलुगु में है। इसकी 2 पुस्तक संस्कृत में भी हैं। एक पुस्तक का नाम उषा पर्णय और एक का नाम जामवती कल्याणम भी है। आप जब इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो उसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विठल स्वामी का जो मंदिर था, इसका जो निर्माण था यह भी कृष्णदेव राय ने कराया था। आप देखिए कौन शासक था जिसने राज्य में धर्म को राज्य से नीचे रखा था। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी, जब इसने नया धर्म चलाने की बात की थी कि मैं नया धर्म चलाऊंगा, तो इसे कहा गया कि नया धर्म चलाना तो पैगंबरों की बात है। तो इसने एक लॉजिक दिया था कि जिस प्रकार मोहम्मद पैगंबर के 4 खलीफा थे, उमर, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इसी प्रकार मेरे पास 4 खां सेनापति हैं, जफर खां, नुसरत खां, अल्फ खां और उलुग खां। भला मैं नया धर्म क्यों नहीं चलाऊं? लेकिन बाद में इसने अपना निर्णय तो वापस ले लिया, लेकिन राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। अर्थात राज्य ऊपर रहेगा और धर्म नीचे रहेगा। तो देखिए इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। स्टूडेंट्स, मैंने बातों बातों में भी 2-3 बातें और बता दी इसी क्वेश्चन में आपको। मैंने अभी कहा 4 खलीफाओं के नाम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वो, ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि उन पिछले एग्जाम में कि इनको सीक्वेंस में लगाइए, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सुल्तान था जिसके पास 4 खां सेनापति थे या 4 खां थे, वो अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट देखता हूं, वही क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ये दूसरा है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में क्या गलत है। 4 फैक्ट दिए हैं। चित्तौड़ अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, बिल्कुल सही बात है। चित्तौड़ अभियान का उद्देश्य वहां के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी को पाना था, तो इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी था। यह आंसर ठीक है। रणथंभौर अभियान में नुसरत खां मारा गया। अच्छा, गलत छांटना है। हाँ, रणथंभौर अभियान में नुसरत खां मारा गया, ये भी ठीक है। गुजरात अभियान में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था, बिल्कुल गलत है। गुजरात में बिल्कुल नहीं गया, यहाँ नुसरत खां और अल्प खां गए थे। रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था, नो डाउट, ये भी ठीक है। यानी रणथंभौर अभियान में जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के शासक कर्णदेव बघेला को पराजित कर दिया, तो उसका दूसरा अभियान रणथंभौर अभियान था। तो यहाँ नुसरत खां और अल्प खां गए, तो यहाँ नुसरत खां मारा गया था। गोरी की भारत में कितनी बार हार हुई? 2 ही बार हुई है, 2 बार। 1178 कासद के मैदान में और 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में। गोरी के अभियानों में कौन सा विश्वविद्यालय नहीं तोड़ा गया? ओदंतपुरी नहीं तोड़ा गया था, बाकी तोड़े गए। जैसे हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आदि की बात करते हैं, है ना। गोरी का एक गुलाम होता था, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, उसने बिहार और बंगाल को जीता था, है ना। निम्न में 4 खलीफाओं का सही क्रम वो मैं बता ही चुका हूं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सी समिति बजट पेश होने के बाद गठित होती है? ओ, वेरी नाइस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम फाइनेंस कमेटी की बात करते हैं तो 3 कमेटियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक एस्टीमेट कमेटी और एक पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो जो एस्टीमेट कमेटी होती है, प्राकलन समिति, यही होती है जो बजट पेश होने के बाद गठित होती है। इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हम देखते हैं कि सपोज दैट इस बार जो बजट पेश हुआ, अगर उसमें कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट एजुकेशन पर 5% अपने जीडीपी का खर्च करेगी, तो 5% जीडीपी का तो बहुत होता है, हो सकता है लाखों करोड़ रुपए हो। तो ऐसा नहीं होता कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को पैसा तुरंत दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्ट्री को क्या करना है, इंडियन एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए सभी स्कूल कॉलेजों के अंदर कंप्यूटर लगवाने हैं। तो कितने कंप्यूटर लगाए जाएंगे, किस पे इतना खर्च होगा,
तो जो एजुकेशन मिनिस्टर या मिनिस्ट्री वो पूरा एक ड्राफ्ट करेगी कागज पे इस तरीके से कि इतना इतना और इतना पैसा लगेगा, है ना। तो ये एस्टिमेट कमेटी जो उसने ड्राफ्ट किया उस पर देखती है कि क्या ये सही है या गलत है। तो ये एस्टिमेट कमेटी का काम होता है। तो ये बजट पेश होने के बाद बनती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है? स्टूडेंट्स देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जैसे एट प्रेजेंट 33+1 है, तो उनमें वृद्धि कितनी होगी, ये राइट जो होता है ये पार्लियामेंट को होता है। पार्लियामेंट ध्यान रखना है, संसद। अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की बात करते हैं तो ये राइट प्रेसिडेंट को होता है, प्रेसिडेंट को। देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसे और बेहतर करने के लिए या ट्रांसपेरेंट करने के लिए एक 99 अमेंडमेंट 2014 में हुआ था और उसके द्वारा एनजेसी को लाया गया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसका जो आंसर है वो है हाई कोर्ट, राष्ट्रपति। 54 क्वेश्चन, कौन गलत है? वित्त आयोग के संदर्भ में इसके अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों के जानकार होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसके सदस्य अर्थशास्त्र और लेखा विभाग के जानकार हों, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर अब आ जाता है डी, ये राइट आंसर है। एक्चुअली में जो फाइनेंस कमीशन होता है इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मैं बताना चाहूंगा। इसके अध्यक्ष जो होते हैं सार्वजनिक मामलों के जानकार होते हैं। अगर हम सदस्यों की बात करते हैं तो एक सदस्य इसके इकोनॉमिक्स के जानकार होने चाहिए, एक अकाउंटिंग के जानकार होने चाहिए, एक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन वित्त प्रशासन के जानकार होने चाहिए और एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे हों या उसके लिए जैसे एलिजिबल हो। नेक्स्ट, राज्यपाल के संदर्भ में सही चयन कीजिए। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर रहते हैं, ऑन द व्हील एट द प्रेसिडेंट, प्रसाद पर्यंत पे कार्य करते हैं, ये भी ठीक है। राज्य की कार्यपालिका के मुखिया या संवैधानिक प्रधान होते हैं, ये भी ठीक है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये डी होगा। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए। एक्चुअली में गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होने भी होते हैं। और देखिए, राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते हैं। यदि ये विकल्प नहीं दिया तो आंसर ये होगा, और यदि 5 वर्ष और इच्छा पर दे दिया तो ध्यान रखिए इच्छा पर पद धारण करते हैं। ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने 55 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं और बीच बीच में इस तरीके की सर्विस मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। अगर ये टॉपिक, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सजेशन दीजिए। और ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।